हम सबको, चाहे हम छात्र हों, चाहे हम शिक्षक हों, चाहे हम कर्मचारी हों, हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने आप को भारत की राजनीति से बिल्कुल अलग कर लेंगे। हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, हमें भाग नहीं लेना, क्योंकि हमारा ये शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर होने के कारण हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक लोगों को दिशा दिखानी, राजनीतिक लोगों को ये बताना कि देश की जनता, देश का बुद्धिजीवी वर्ग उनसे क्या चाहता है, ये दायित्व किसका है? ये दायित्व हमारा और आपका है। इसलिए जितने भी राष्ट्रपरक विषय हैं उन सब पर हम लोगों को समय समय पर चर्चा करते रहना चाहिए, वार्ता करते रहना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकाला जाता रहना चाहिए, और वो जो हमारा निष्कर्ष निकले उससे हमें इन राजनीतिक दलों को अवगत कराना चाहिए। ये भी संभव है कि हम किसी विषय पर किसी एक राजनीतिक दल की सोच को सही समझें और उसी समय हम दूसरे राजनीतिक दल की दूसरी सोच को सही समझें किसी अलग विषय के ऊपर, क्योंकि हम किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। हम अगर बंधे हुए हैं तो हम किससे बंधे हुए हैं? अपने देश से बंधे हुए हैं, अपने राष्ट्र से बंधे हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक विषय को लेते हैं और विषय ये है कि हमारे देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए या जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसमें अब से पहले हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी थी उसका सोच ये थी कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जबकि बाकी अनेक दलों की जो सोच थी वो थी कि इस देश के अंदर जातीय जनगणना होनी चाहिए। और जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए? जातीय जनगणना इसलिए होनी चाहिए कि क्योंकि लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके। जहाँ तक सुभारती के प्रबुद्ध वर्ग की विचारधारा है वो ये है कि हमारा देश पहले से ही बहुत जातियों में बटा हुआ है, और ये जो जातियों को सरकारी मान्यता दी गई, ये सरकारी मान्यता हमारी अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो 1901 में दी गई, जबकि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जातीय जनगणना आरंभ कराई थी। उसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य वहाँ भी वही कहते थे कि साहब देश में, हमारे भारत के अंदर जिस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, जो हम गुलाम बना के रखा था, उसमें उनकी कहना था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, तो हम उनको सामाजिक न्याय देंगे। आप ये बताइए कि 1901 के बाद जो जनगणना हुई और आखिरी जो जातीय जनगणना हुई 1931 में हुई, क्या उनका वास्तव में इरादा ये था कि देश में सामाजिक न्याय देंगे? वो बिल्कुल भी नहीं। उनका तो उद्देश्य था कि हमारे देश के आवाम को, हमारे देश की जनता को बांट के रखो, एक दूसरे से दूर करके रखो, क्योंकि अगर सब एक हो जाएंगे तो अंग्रेज़ों को यहाँ से मार के भगा देंगे। तो इसलिए उनका उद्देश्य था कि देश को तोड़ के रखना, जातियों में तोड़ के रखो। और सबसे बड़ी चीज़, सब देश के अंदर दुर्भाग्य है लेकिन ये सच है कि जाति में तोड़ के रखो। जाति बहुत ही आसानी से हम लोग जाति से चिपक जाते हैं और जाति के प्रति अपनत्व हम लोगों में पैदा हो जाता है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम इस देश पर बने रहना चाहते हैं तो हमें इस देश के समाज को एकजुट नहीं होने देना है। तो उन्होंने ये जाति की जनगणना शुरू करी थी। तो हम उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते थे जिस दिन तक उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी के भी विरोधी बन गए हैं, क्योंकि हमारा अपना सोच ये है कि जातीय जनगणना से कोई सामाजिक न्याय किसी को मिलने वाला नहीं है। आप देश को तोड़ना चाहते हो तो आप धर्म के नाम पे तोड़िए, आप जाति के नाम पे तोड़िए, तोड़ते चले जाइए। यही राजनीति आज की रह गई है। अच्छा काम करके और आपको आगे बढ़ने की सोच ही नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि हमें, आज मैं इस जाति के विषय के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता आप लोगों से, क्योंकि विषय आज का दूसरा है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि एक देश और एक चुनाव। इसके ऊपर अभी हमारे बीच में बड़े बड़े लोग आएंगे, बोलेंगे, अपने विचार रखेंगे कि इसमें जो हमारे शासन करने वाला दल है जो कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा क्या है।
आप ध्यान रखिए कि वो जो भी बोलेंगे वो उनकी विचारधारा होगी। आपकी विचारधारा आपको उनकी बात सुनने के बाद अपनी बनानी है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि समय समय पर इलेक्शंस होते रहते हैं। कभी स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, कभी गांव का इलेक्शन हो रहा है, कभी ग्राम पंचायत का हो रहा है, कभी नगर निगम का हो रहा है, यानी कि हर समय इलेक्शन का चक्कर चला रहता है। और इलेक्शन इस देश के अंदर इतना ज़्यादा खर्चीला हो गया है कि हर जगह पैसा खर्च होता है। और पैसा इनके पास आता कहाँ से? जो पैसा देश के विकास में लग सकता था वो सारा इलेक्शंस में खर्च होता है। तो मोटे तौर पे तो ये दिखाई देता है कि हाँ, अगर एक देश है उसके अंदर एक ही टाइम पे सारे इलेक्शन जितने भी होने हैं, एक ही टाइम पे आप जब वोट देने के लिए गए हैं तो आपने अलग अलग बटन दबा दिया कि केंद्र में आपको क्या चाहिए, आपको प्रदेश में आपको क्या चाहिए, आपको अपने मेयर में कौन आपको चाहिए, ये आपने बटन दबा दिया। एक बार ये देखने सुनने में अच्छी बात लगती है, लेकिन अभी हम इसकी गहराई में नहीं गए। तो आज जो हमारे बीच में यहाँ पर जो मुख्य वक्ता आ रहे हैं और विशिष्ट अतिथिगण आ रहे हैं, ये उस पर अपनी बात को आपको रखेंगे, आपके सामने विचार रखेंगे अपना। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि आपके ऊपर कोई विचार बाध्य नहीं है, आप सब जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको और ये कहना चाहूँगा कि एक इस देश के अंदर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कभी कभी कि अगर मान लीजिए कि एक भवन है और वो भवन हमारा गलत बन गया। हमने जो इंजीनियरिंग के अगर यहाँ बच्चे होंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो सब कुछ लोग हम लोग जानते हैं कि एक भवन जो पहले ज़माने में भवन बनाए जाते हैं, आजकल तो बीम और पिलर पर बनाए जाते हैं, लेकिन जो पहले ज़माने में भवन बनाए जाते थे जब हम लोगों का समय था, तो सामान्यतः वो थे ईंट के दीवार के ऊपर दीवार खड़ी की जाती थी। मतलब एक नींव बना दी, नींव के ऊपर एक कमरा बना दिया, उस कमरे के ऊपर फिर ऊपर कमरा बनाया, तो 2-3 मंजिल 4 मंजिल ऐसे बन जाते थे। तो 1947 में एक भवन बनाया गया, वो बीम और पिलर पर नहीं था, वो था ईंट दीवार के ऊपर दीवार जो बनती है इस तरह का एक भवन था। अब आज की तारीख में वो जर्जर हो गया, हमने देखा कि वो जर्जर हो गया। तो आज की तारीख में उस मकान को रिपेयर करने की ज़रूरत है, उस मकान को सही बनाने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप जहाँ से उसमें कोई प्लास्टर झड़ गया है तो आप उसके ऊपर प्लास्टर कर देंगे? कहीं पर मान लीजिए उसमें रिसाव आ रहा है तो आप उसमें नीचे ACP शीट जो होती है जिससे कि पानी का दिखाई ना दे, वो लगा देंगे, तो जो अंदर की सीलन है वो आपको दिखाई नहीं देगी। तो क्या ऐसे घर का स्थायित्व तो रह पाएगा? क्या आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक ये घर सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। यही आज हमारे देश की समस्या है कि जो 1947 में हमारे देश का भवन बना था, वो देश का भवन जो था वो हमारे दीवार पर दीवार बना के बनाया गया था, वो जर्जर हो गया। आज हमारे जो वर्तमान सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं? ये लीपापोती कर रही हैं। जहाँ प्लास्टर उतर गया वहाँ प्लास्टर कर रही हैं, जहाँ से कहीं से ईंट उखड़ गई वहाँ पर ईंट लगा रही हैं, जहाँ सीलन आ रही है उसको छुपा रही हैं, वहाँ पर कहीं पर कोई सीलन विरोधी जो पेंट होता है वो कर रही हैं, कहीं पर कोई प्लास्टिक की शीट लगा रही हैं। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है कि हाँ भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने दिन चलेगा? नहीं चलने वाला। तो आज आवश्यकता इस बात की थी कि अगर मेरे को ये पूछा जाए कि भाई क्या होना चाहिए, तो मैं तो कहता कि इस पूरे के पूरे भवन को उखाड़ दो और इसकी जगह नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो जो नई बीम और पिलर के ऊपर खड़ा हो और जो सैकड़ों नहीं सहस्त्रों नहीं आने वाले हमेशा के लिए समय पर वो बहुत एक सुंदर भवन के रूप में रहे। तो इस देश के अंदर जितनी भी कमियां रह गई थी, जितनी भी गड़बड़ियां रह गई थी, जितने भी विकार रह गए थे, वो विकार लीपापोती से दूर होने वाले नहीं हैं। उनके लिए आवश्यक है कि हमें उनको जड़ से चेंज करना होगा, नई व्यवस्थाएं बनानी होगी। अब एक छोटी सी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो ख़ास तौर से जो परिवार चलाती हैं, जो महिलाएं यहाँ पर कुछ मैं देख रहा हूँ कर्मचारी हैं जो परिवार चलाती हैं महिलाएं, कुछ हमारी शिक्षिकाएं हैं जो घर परिवार चलाती हैं, बच्चे तो अभी चलाते नहीं परिवार, लेकिन हाँ समझते सब कुछ हैं।
एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, कई सारे भाई हैं, उनका परिवार है पूरा। अब घर में जैसे जॉइंट फैमिली में हुआ करता था कि एक दादी माँ है, दादी माँ सबके लिए खाना बनवाएंगी, सुबह का शाम बनवाएंगी, शाम का बनवाएंगी। अब लोग घर के अंदर अगर ये कहें कि भाई हम आपको ये नहीं बताएंगे कितने लोग हैं, बस आप खाना बनवा लो, तो क्या व्यवस्था चल पाएगी? उनको ये पता तो होना चाहिए कि मेरे घर में लोग रहते कितने हैं, मुझे कितने लोगों के घर में खाना बनवाना है, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था करनी है, कितने लोगों के लिए बिस्तरों का इंतजाम करना है, खाट का इंतजाम करना है, विभिन्न प्रकार के इस घर को चलाने के लिए जो आवश्यकता होती है, कितने आवश्यकताओं को मुझे पूरा करना है। तो दादी माँ को पता होना चाहिए ना। यानी कि दादी माँ से मेरा मतलब है कि जो भी घर का संचालन करने वाला प्रमुख व्यक्ति है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारे इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, तब तक उस घर की अच्छे तरीके से चलाने के लिए व्यवस्थाएं कैसे होंगी? नहीं हो सकती। तो हमें उस सरकार के उस पहल का कि जहाँ उन्होंने कहा कि भाई हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वो अपनी पहचान कराए और अपने नेशनल रजिस्टर के अंदर अपना नाम लिखाए, क्या गलत है इसमें? लेकिन दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा तो होना ही चाहिए। और जो लोग इस देश के रहने वाले नहीं हैं और दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर आ गए हैं, हाँ, अगर मान लीजिए हमारी आर्थिक व्यवस्था पुरानी गुप्ता काल में अगर आप चले जाइए, आप लोगों को पता है कि हम लोग स्वर्ण युग में भी जिए हैं कभी, और उस समय हमारा देश को भारत में एक ये कहा जाता है कि सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का अर्थ क्या था? यानी कि हम लोग पूरे विश्व की सर्वोत्तम आर्थिक व्यवस्था थे, सब लोग देश पीछे थे, ये अमेरिका वगैरह कहीं के स्टैंड नहीं करते थे। हाँ, अगर कल को हमारी आर्थिक व्यवस्था दोबारा से उसी स्थान पर हो जाए कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति, कोई निर्धन ना हो, किसी के पास रहने के घर की कमी ना हो, उसके पास कपड़ा पूरा हो, उसके पास खाने के लिए पूरा हो, उसके पास व्यवसाय पूरा हो, सब कुछ हो, तो दूसरे देशों के जो असहाय लोग हैं उनको आप बिल्कुल बुलाइए, उनको रखिए, उनको घर में सजाइए, मौका दीजिए। हमारा कहना यह है कि हम सरकार के उस निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एक नेशनल रजिस्टर हो जिसमें कि हर नागरिक का नाम, उसका पूरा पता, उसका पूरा इतिहास उसके अंदर अंकित हो। ये बिल्कुल सही है। इसका विरोध जो आदमी करता है, मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित की बात नहीं करता। इसका विरोध करने वाले ये मानवता की बात करते हैं कि हमारी संस्कृति क्या कहती है, मानववाद क्या कहता है। वो सब जगह बहुत अच्छी जगह, जब ये तब अच्छी लगती हैं जब आपका पेट भरा हो। जब आपका से मतलब ये है कि आप इंडिविजुअली मत सोचिए, आप पूरे समाज की सोचिए। जब आपके पूरे समाज में सारी आवश्यकताएं पूरी हों तो ये अच्छा लगता है। मानवता वाली बात करना बहुत अच्छा लगता है, सिद्धांतों वाली बात करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारा ये पेट खाली हो तो हम सिद्धांतों की बात करें तो बहुत जमती नहीं है। मैं हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कुलपति महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय पधार गए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपकी बस जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय कुलपति जी, क्योंकि समय से हम लोग आरंभ करते हैं तो मैंने ठीक समय पर कार्यक्रम आरंभ कर दिया था और मुझे अपने बच्चों के साथ संवाद करने का समय मिल गया। उसके लिए मैं आप लोगों का सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय संस्थापक महोदय एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। जय हिंद। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, विभागाध्यक्ष भाषा, कला एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, इस विशेष विचार गोष्ठी एक राष्ट्र एक चुनाव में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक अत्यंत प्रासंगिक विषय पर यहाँ संवाद हेतु एकत्रित हुए हैं। यह विषय भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एक नया आयाम देता है। एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक सशक्त, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराकर समय, धन और संसाधनों की बचत करना है।
एक साथ चुनाव कराने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समन्वित, सशक्त और नागरिकों के लिए सुगम हो सकेगी। यद्यपि यह विचार कई स्तरों पर व्यावहारिक और संवैधानिक चुनौतियों से भी जुड़ा हुआ है, अतः इस विषय पर सार्थक संवाद समय की आवश्यकता है ताकि भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत बन सके। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर यह विचार गोष्ठी स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जा रही है। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के 4 विचार स्तंभ हैं: शिक्षा, सेवा, संस्कार एवं राष्ट्रीयता। इस प्रकार के आयोजन इन विचार स्तंभों को और अधिक सुदृढ़ करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए इस विचार गोष्ठी में हमारे मध्य पधारे गणमान्य अतिथियों में से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को अतिथि देवो भव के विचार के साथ माननीय संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से आग्रह कर रही हूँ, कृपया आप श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी को पादप एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सर्वप्रथम मंच स्थापना हेतु माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, संस्थापक महोदय, माननीय कुलपति महोदय को मंच पर पधारने हेतु आग्रह कर रही हूँ, कृपया मंच स्थापना करें। सुसज्जित मंच का करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मंच सुशोभित है। अब मैं मुख्य अतिथि के स्वागत और अभिनंदन हेतु माननीय संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से आग्रह करूंगी, कृपया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी को पादप एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। दर्शक दीर्घा से मेरा आग्रह, जोरदार तालियों के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का अभिनंदन कीजिए। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इसी क्रम में माननीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल जी से मैं आग्रह करती हूँ, कृपया इस विचार गोष्ठी के विशिष्ट अतिथि श्री विवेक रस्तोगी जी को भी पादप एवं अंग वस्त्रम प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। भारतीय परंपरा के अनुरूप कार्यक्रम का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे, अतः मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय कुलपति महोदय, मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी, विशिष्ट अतिथि श्री विवेक रस्तोगी जी, माननीय संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, सभी गणमान्य अतिथियों से मेरा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बहुत बहुत आभार माननीय महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब समय है अतिथि कथन का, और इस हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर वैभव गोयल भारतीय जी को, प्राचार्य एवं संकाय अध्यक्ष सुभारती विधि संकाय। कृपया मंच पर आएँ एवं विधिवत स्वागत कथन प्रस्तुत करें। जय हिंद वन एंड ऑल। आज की इस विचार गोष्ठी के अंदर, इस विचार गोष्ठी को सफल बनाने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकल्पों से विभिन्न विद्वद्गण हमारे पास उपस्थित हैं। मुझे यह आभार दिया गया है कि मैं उनका स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करूं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ, वो यहाँ पर एक राजनीतिक दल और एक व्यापार प्रकोष्ठ
दो को उपस्थित करते हुए, क्योंकि किसी भी विचार गोष्ठी को सार्थक बनाने के लिए देश के विभिन्न प्रकल्पों की विचारधाराओं को समाहित करना बहुत जरूरी है। तो हमारे बीच श्री विनीत शारदा अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं आपका आभारी हूँ और निवेदन करता हूँ करतल ध्वनि से आपका स्वागत किया जाए। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री विवेक रस्तोगी जी, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के पक्ष के साथ एक राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके विचारों को समाहित करते हुए आज की विचार गोष्ठी के अंदर हमें अभिभूत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी सुभारती विश्वविद्यालय में छात्र और शिक्षकगण आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की विचार गोष्ठी में समाजसेवी, विद्वान, चिकित्सक और जनता के विभिन्न पहलुओं को अपने एक जाने माने रूप के अंदर यहाँ पर रखने के लिए, अपने विचारों से अभिभूत कराने के लिए डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से और जनता की तरफ से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस विचार गोष्ठी के अंदर कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारी डिफेंस सर्विसेज के प्रतिनिधि के रूप में, शिक्षा संकायों के प्रतिनिधित्व के रूप में, छात्र छात्राओं के प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर मेजर थपलियाल सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप यहाँ पर जो इस कार्यक्रम विचार गोष्ठी के अंदर इन विचारों से अभिभूत होने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। आप इन विचारों से अभिभूत होकर आने वाले देश की राजनीति, आने वाले देश के बेहतर भविष्य और उसके अंदर बेहतर योगदान के लिए मदद कर सकते हैं। आप सभी की उपस्थिति और आप सभी का एक जागरूक योगदान, उसके लिए मैं सुभारती विश्वविद्यालय की इस विचार गोष्ठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुभारती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय है इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उद्बोधन का। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री विवेक रस्तोगी जी को। आप उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर के एवं सदस्य जिला योजना समिति मेरठ। आप एक कुशल संगठनकर्ता हैं, सक्रिय जनप्रतिनिधि एवं समाज के विविध वर्गों से जुड़े लोकप्रिय राजनेता हैं। आपका नेतृत्व जनसंवाद, संगठन सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता को प्राथमिकता देता है। मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ श्री विवेक रस्तोगी जी को। कृपया आप मंच पर आएं एवं विषय प्रवर्तन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय का स्वागत करें। धन्यवाद संचालक महोदया जी। आज एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर सुभारती विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने इस गोष्ठी के विषय में विचार कर इसका आयोजन किया। मैं इसके लिए सुभारती विश्वविद्यालय परिवार और आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर का अध्यक्ष होने के नाते और एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज सत्यजीत रे ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम में जिनकी एक महती भूमिका इस समाज में रही है, इस शिक्षण संस्थान को खड़ा करने में रही है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, और केवल एक संस्थान खड़ा करना नहीं, उसे देशभक्ति के साथ जोड़ना, उसमें हमारे महापुरुषों को उन्हें जीवंत रखना, एक ऐसी सोच के साथ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, ऐसे डॉक्टर अतुल कृष्ण जी इस यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय मेजर जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर गोपाल कृष्ण थपलियाल जी, और जिनके उद्बोधन के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विनीत अग्रवाल शारदा जी, उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं।
एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके विषय में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या ये हमारे जैसे देश के लिए जो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो उससे और ऊपर जाने के लिए तैयार है, उसके लिए सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प संजो करके इस देश के लिए काम कर रहे हैं, और जो देश विकसित होता है उसके सामने चुनौतियां कम होती हैं, और जो विकासशील देश होता है अपेक्षाकृत उसके समक्ष चुनौतियां विकसित देशों की अपेक्षा अधिक होती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कितना आर्थिक बोझ हर चुनाव के अंदर हमारे देश के ऊपर पड़ता है। यदि 2 चुनाव, एक देश एक चुनाव के अंतर्गत 2 चुनाव एक साथ हो जाएं, तो तीसरे चुनाव आने तक भारत 2047 से पहले विकसित भारत बन सकता है। उसकी जो आवश्यकताएं हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसे हम पूर्ण कर सकते हैं, इतना अधिक बजट इसके अंदर व्यय होता है। यदि हम देखें, केवल बजट का पार्ट देखें, उसे अनेक विशेषज्ञों ने, अनेक जो अपने अपनी विधाओं में पारंगत हैं, उन लोगों ने जो अनेक स्थानों पर अपने विषय रखे हैं, जैसे यदि मैं फाइन आर्ट की बात करूं, अभी मैंने सब कुछ देखा, तो ये यदि अपने उसमें कुछ व्यक्त करना चाहें तो ऐसे लाखों कॉलेज खुल सकते हैं। यदि पुल बनाने की बात करें तो लाखों पुल उस व्यय से बन सकते हैं, उसके बचने से बन सकते हैं। यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो जो हमारा आज का स्वास्थ्य का ढांचा है उसे लगभग हम 100 गुना एक बजट से प्लस कर सकते हैं। यानी ऐसी अनेक चीजें। लेकिन भारत जहां एकता में अनेकता का संदेश देता है, विविधता का संदेश देता है, वहीं हर कोई अपने लाभ और हानि के कारण हर बिल को अपनी दृष्टि से देखता है, हर विषय को अपनी दृष्टि से देखता है। जहां मैं किसी दल पर, यह उचित स्थान नहीं है मैं किसी दल पर कोई उंगली उठाऊं, लेकिन अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके जितनी राज्य सरकारें गिराई गईं वो केवल अपने दल के और अपने निजी लाभ के लिए उनको ये सब किया गया। जब वो सरकारें गिराई गईं तो उनका चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तब पुनः व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त एक विषय और भी है, जब हम राष्ट्रीय स्तर का कोई विषय सोचते हैं तब हर दल की मनोदशा अलग होती है, और जब हम क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर चले जाते हैं तो प्रत्येक दल की इच्छाएं और उनके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। माने बहुत सारे दल जब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो तो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और जब उनके राज्यों में चुनाव होगा तब वो सब अलग अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। यानी सब कुछ देश का विकास, इस देश का विकास, इस देश के विषय में सोचने वाले लोग वो उससे भटकते हैं। और ये देखने में भी आया है, अब मतदाता भी बार बार चुनाव होने के कारण, जिम्मेदार मतदाता तो वोट करता ही है लेकिन वो भी कई बार बोर हो जाता है। और मतदाता इतना समझदार भी है, आप चाहे चुनाव राज्य का करा लीजिए या देश का करा लीजिए, आप जल्दी से आकलन नहीं कर सकते कि उसने वोट किसको दी है। आप ये सोचो कि ऐसा करके हम ऐसा कर लेंगे तो अब मतदाता अपने मन से, अपने मस्तिष्क से वोट देता है। यदि मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं
जो 2014 से पहले देश की स्थिति थी उसे एक देश एक चुनाव से जोड़ूंगा मैं भी, और आज की स्थिति यदि मैं बात करूं, मुझे शुभारती में बहुत अच्छा लगता है, किसी से बात करें तो वो बोलता है जय हिंद। एक ये दिशा देने का जो काम किया है, जय हिंद कब होगा? जब भारत की जय बोलेगी तब जय हिंद होगा। यदि आज मैं देखता हूं कि ये ऐसा विश्वविद्यालय है, इसकी किसी फैकल्टी में आप जाइए, कुछ भी देखिए, आपको और यूनिवर्सिटी के अपेक्षाकृत उनके मुकाबले आपको यहां सब कुछ ओरिजिनल मिलेगा। तो ये यूनिवर्सिटी विदेश से आई है क्या? ये हमारे देश के लोगों ने देश के लिए खड़ी की है। जब स्वदेशी यूनिवर्सिटी से हम इतने लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता हम समाज को और देश को दिखा सकते हैं, तो क्या स्वदेशी हथियारों से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते? देश का रक्षा बजट जो पहले था उसकी अपेक्षाकृत बढ़ा। यदि एक देश एक चुनाव से ये पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा में भी काम आएगा। यदि वो बजट हम देश के स्थानीय संस्थानों को देंगे तो वो हथियारों का विकास और अच्छे से कर सकेगा। ये आपने पिछले एक सप्ताह के अंदर देख लिया, स्वदेशी हथियारों को देख लिया, जितने भी हथियार हमारे यहाँ के बने हुए थे, और या जो हमने विदेशों से परचेज किया उनकी गुणवत्ता भी आपने देख ली। ये जब ही संभव हुआ जब उसके लिए किसी पैसे का अलॉटमेंट हुआ। जब 1 रुपया आज से पहले भी आता था, कोई भी बजट होता है 1 रुपये आए और 1 रुपये का व्यय होता है। पहले भी भारत सरकारें रही, सभी का योगदान है भारत को विकसित बनाने में, लेकिन वही 1 रुपया जब आता था तब सड़कों की क्या हाल था, वही 1 रुपया जब आता था तो लाइट कितने समय मिलती थी, वही 1 रुपया जब आता था तो देश में संसाधनों की क्या स्थिति थी। आज भी वही रुपया आपके आशीर्वाद से आता है, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज संसाधनों की देश में क्या स्थिति है। और देश या काल, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यदि किसी चीज की आवश्यकता है तभी उसका आविष्कार होता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। ये जो सुधार होते हैं देश में, जो रिफॉर्म्स होते हैं, ऐसा ही एक रिफॉर्म एक देश एक चुनाव के रूप में आपके सामने है। और इस देश का चुनाव, इस देश का संविधान जहां कठोर है, वहीं ये देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए उतना लचीला भी है। अनेक संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसको हम सब फॉलो करते हैं। कठोरता के साथ वो नियम बने हुए, कठोरता के साथ उनका हमें पालन करना पड़ता है। जब देश की आवश्यकता होती है तब वही नियम लचीले करके देश के लिए उसमें संशोधन किया जा सकता है, इसलिए संशोधन किया जा रहा है। चूंकि मुख्य वक्ता हमारे बीच में है, मैं और अधिक क्या बोलूंगा, लेकिन 2 विषय और आपके समक्ष रखूंगा कि संविधान में संशोधन। आप सब लोग शिक्षित लोग हैं, विद्यार्थी हैं, गूगल का जमाना है, सब कुछ देख सकते हैं, और मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी में भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती होंगी। तो पक्ष विपक्ष पर मेरा निवेदन है, आदरणीय अतुल कृष्ण जी हैं, आदरणीय कुलपति जी भी यहां पर हैं, एक वाद विवाद प्रतियोगिता आप कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के विभिन्न फैकल्टीज के बीच इस विषय की आप अवश्य कराएं, तो अपना समाज को भी ज्ञान होगा और हम सब लोगों को भी पता लगेगा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का नुकसान क्या है और क्या फायदे हैं। दूसरा, जब से भारत सरकार बनी, और संभवतः मुझे ठीक से याद नहीं है कि सन 71 तक एक साथ चुनाव हुए, जब से राजनीति के कारण सरकारों को बर्खास्त करना या किसी विशेष समूह के कारण जब चुनाव ऊपर नीचे होने शुरू हुए, तब से ये चीज बढ़ती चली गई।
इसलिए एक राष्ट्र और एक चुनाव और ये रिफॉर्म भारत के लिए बहुत आवश्यक है। मैं पुनः आप सबके बीच में, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, धैर्यपूर्वक आपने सुना, इसके लिए मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः सुभारती विश्वविद्यालय का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं और एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो देश के सैनिकों ने हमारे लिए किया और जिसको बढ़ाने में इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है, सब खड़े होकर देश के सैनिकों के लिए ताली बजाएंगे और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आपके इस विचारोत्तेजक भाषण के लिए माननीय संस्थापक महोदय का यहाँ पर उनको विचार प्रस्तुत करना था, लेकिन वे स्वयं पूर्व में प्रस्तावना के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त कर चुके हैं, इसलिए उनका मुझे आदेश मिला है कि मैं आज के माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं एक पंक्ति अवश्य कहना चाहूँगी, शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता ये वैचारिक स्तंभ हैं सुभारती विश्वविद्यालय के, लेकिन ये केवल कथनी मात्र में नहीं वरन करनी के माध्यम से सिद्ध होते हैं और आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ से हम ये देख रहे हैं। अब समय है आज के मुख्य अतिथि अभिभाषण का। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी को। आप बाल स्वयंसेवक रहे हैं और पिछले 35 वर्षों से भाजपा से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं। व्यापार, समाज सेवा, संगठन और जनसंपर्क के माध्यम से आपने कोरोना राहत कार्यों, व्यापारिक समस्याओं के समाधान और जन जागरूकता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक सरोकारों और व्यापारिक अनुभव के आधार पर आपका लोकतांत्रिक सुधारों को लेकर दृष्टिकोण अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। आपके कार्यों को लेकर आपको अनेक महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कारों से भी अलंकृत किया गया है। मैं ससम्मान आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय, कृपया अपने विचारों से हमें समृद्ध करें। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर प्रबुद्धजनों की आज गोष्ठी के बीच में आपके बीच में आना हुआ। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय मेजर जनरल और यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर जी के थपड़ियाल साहब, मेरठ को जिन्होंने एक पहचान दी, मेरठ से लेके देहरादून तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेके उत्तरांचल तक शिक्षा क्षेत्र में एक अपनी और अपनी संस्था को एक नई पहचान देने में जिन्होंने मेरठ को एक नई दिशा देने का काम किया, ऐसे डॉक्टर अतुल कृष्ण जी, जिनको अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर के यशस्वी महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्री विवेक रस्तोगी जी, सभागृह में उपस्थित युवा साथियों, प्रबुद्धजन, मातृशक्ति एवं मेरे देश के नौनिहाल छात्र छात्राएं, वरिष्ठ पत्रकार मित्र, छायाकार साथियों, आज देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए हैं। इन 77 वर्षों में अनेकों ऐसे पल आए जब देश ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और देश अपने आप को 77 वर्षों में अपने आप को ऐसा महसूस किया कि राजनीतिक दलों ने देश की मानसिकता में देश के विचार को जैसे पूरी तरीके से अपने बोझ के तले दबा दिया हो। देश आज़ाद हुआ, देश के आज़ाद होने से पहले
350 वर्ष मुगलों ने भारत पे राज किया तो तुर्कियों ने राज किया, 250 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया तो 57 वर्ष विशेष एक पार्टी ने राज किया। सन 47 में देश आज़ाद हुआ, 51-52 में पहला चुनाव हुआ, 51 और 52 से लेकर 1967 तक देश में एक ही चुनाव होता था, लोकसभा विधानसभा का। जब 51-52 से लेकर 67 तक एक चुनाव हो सकता है तो मित्रों ऐसा क्या हो गया था कि सन 71 में उस समय की मरहूम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्या हुआ था ऐसा कि 71 में उन्होंने 67 तक के नियम को ध्वस्त कर दिया था। उनको लगा था कि भारत में कांग्रेस की नैया डूबने को तैयार है। उस समय लगा इंदिरा गांधी जी को लगा उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो उन्होंने एक राष्ट्र में एक चुनाव जो एक दिशा में होता था उसको खत्म करने का काम किया। और 71 में जो उन्होंने किया, 75 में उन्होंने एक आपातकाल की घोषणा की। 19 महीने देश के विपक्ष के, ऐसा कोई नेता नहीं था समाज का और विपक्ष का जिनको 19 महीने के लिए उन्होंने जेल में ना डाल दिया हो। 19 महीने के बाद जब देश ने अंग्ड़ाई ली, अंग्ड़ाई लेने के बाद विपक्ष की सरकार बनती है, परंतु जो चुनाव था वो वहीं आके रुक जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो धारा थी 51-52 से 67 तक, उसको दोबारा मौका नहीं मिल पाता। हमारे पूर्ववक्ता आदरणीय विवेक जी ने आपको बताया। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अनेकों बिल पारित कर दिए, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें जनता के बीच में जाना पड़ा? कारण है हमारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा एक सोच है, एक विचार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लोकतंत्र पे अगर कोई पार्टी विश्वास करती है तो अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो लोकतंत्र को पे विश्वास करना अपना फर्ज और अपना दायित्व समझती है। देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक समिति का गठन होता है, और समिति का गठन होने के बाद 18,000 से ज़्यादा पेज का ड्राफ्ट तैयार करते हैं पूर्व राष्ट्रपति जी, और वर्तमान राष्ट्रपति जी को ड्राफ्ट तैयार करके देते हैं। लोकसभा में और राज्यसभा में बिल होता है। उस ड्राफ्ट में कितनी डिस्कस हुई, 44 पार्टियों ने उस ड्राफ्ट पे चर्चा करी। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अधिकांश पार्टियों ने उसका समर्थन किया, एक राष्ट्र एक चुनाव का, उस ड्राफ्ट का। तो 14 पार्टियां देश की ऐसी थी जिन्होंने विरोध किया। उन 14 पार्टियों में कौन पार्टी? कांग्रेस आई, समाजवादी पार्टी, ममता दीदी, तमिलनाडु के स्टालिन, ऐसी 14 पार्टियों ने वन राष्ट्र वन चुनाव का विरोध किया। उनसे पूछा जाए आपको विरोध करने की इसमें क्या आवश्यकता है? क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत में अंग्रेजों के बाद और मुगलों के बाद अगर किसी पार्टी ने राज किया तो एक पार्टी ने किया, और उसने हमेशा भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, लूट डकैती और आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया। अब भारत की अस्मिता को गिरवी रखने का काम किया तो उन 14 पार्टियों ने किया। परंतु मोदी जी ने कहा हम इसको जनता के बीच में जाएंगे। मैं बीच में भी सहारनपुर भी गया था वन राष्ट्र वन चुनाव की गोष्ठी में, अभी मैं नोएडा भी होके आया, मैं संभल भी होके आया, मैं आपका अमरोहा भी होके आया, आपका बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ इधर भी होके आया। तो आज आपके बीच में मेरठ में आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के सानिध्य में आज आपके बीच में आपसे रूबरू होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं इतनी बात कह सकता हूँ, रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी ने जिस तरीके से ड्राफ्ट करके तैयार करा, 18,000 से ज़्यादा पेजों को तैयार करा, उसमें स्पष्टवादिता है कि देश के रचयिता, देश के संविधान के रचयिता बाबा अंबेडकर जी
ने साफ संविधान में लिखा है। उस संविधान को अगर तोड़ मोड़ के, उस संविधान को अगर कई बार अपमानित करने का काम किया तो देश की एक ही पार्टी, उसका नाम कांग्रेस आई, उसने हमेशा संविधान का अपमान किया और संविधान के रचयिता अंबेडकर साहब का भी हमेशा अपमान करने का काम किया तो उसी पार्टी ने किया। परंतु भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच में आपकी सलाह लेने के लिए आई है, आपसे विचार विमर्श करने के लिए आई है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों ना हो। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो 400,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुनावों में खर्च होता है। आज लोकसभा का चुनाव, कल विधानसभा का चुनाव, कल नगर निगम का चुनाव, कल नगर पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव, कल मध्य प्रदेश में चुनाव, कल मध्य प्रदेश में तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में चुनाव, कल आसाम में चुनाव, कल उत्तराखंड में चुनाव। हमारे 29 स्टेट, 7 टेरिटरिया, अनेकों चुनाव। खर्चा किसका होता? देश में 7.25% लोग टैक्स देते और 7.25% में 4.25% मेरा व्यापारी टैक्स देता। तो इन मेरे टैक्स पेयरों के पैसे को इस तरीके से जमीन में ध्वस्त करने का काम ये पार्टियां करती हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम संकल्प के रूप में 56 इंची के सीना रखने वाले गुजरात के छोटे से गांव के एक गांव के छोटे से चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भारत के पैसे को बर्बाद नहीं होने दूंगा, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव करके रहूंगा। मैं आने वाले नौनियाल, इन आने वाली पीढ़ी को के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। ये आने वाले नौनियाल, ये आने वाली पीढ़ी मेरे भारत का भविष्य है। इस भारत का भविष्य का ग्रोथ रुकता है, युवाओं का ग्रोथ रुकता है जब रोज चुनाव होते हैं। 365 दिन में 200 दिन भारत में चुनाव होते हैं। आचार संहिता लगती है, व्यापारी का व्यापार रुकता है, उद्यमी उद्योग के चक्का जाम होते हैं और सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से उस पर लकवा लग जाता है। और मेरा भारत 365 दिन में 200 दिन पूरी तरीके से उसको जैसे शरीर को लकवा मार जाता है उस तरीके से उस पर लकवा मार जाता है। मेरा युवा क्या चाहता है, इनके दिल से कभी पूछा? इन छात्रों के भविष्य का क्या होगा कभी सोचा? उसको सोचने में अगर किसी ने देश में नाम आया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब से पहले नाम आया लाल बहादुर शास्त्री थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने युवाओं की सोची थी तो किसानों की भी सोची थी। उसके बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोची तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोची, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर किसी ने सोची वो देश का 56 इंची का सीना रखने वाला नरेंद्र मोदी है, जिसने भारत के युवाओं को नई गति, नई सोच, नई विचार देने की सोची। मेरे मित्रों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन कीजिए कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव चाहते हैं। हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता, भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक राष्ट्र एक चुनाव मेरे भारत के भविष्य के लिए, मेरे देश के भविष्य नौनिहालों युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे व्यापारी को ग्रोथ मिले, व्यापारी का व्यापार बढ़े, आपके उद्यमी और उद्यमियों का उद्योग बढ़े, मेरे किसान की खेती का सही मूल्य मिले, मेरी माता बहनों को सही सम्मान मिले, उसके लिए जरूरी है आज देश को एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में हम सबको भेजा है। आपने देखा होगा, आप कहेंगे आप फिर वही बात करते हैं। हम 500 वर्ष हमारे पुरखों की तपस्या रंग लाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनवाया। लोग कहते थे, पूरा देश कहता था आग लग जाएगी, भारत में बवंडर मच जाएगा, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 500 वर्ष के बाद अपने जन्मस्थली अयोध्या में विराजे तो कुछ हुआ तो एक काम हुआ, भारत और विश्व में जय श्री राम गूंजा। धारा 370-35 से कश्मीर से हमने हटाई तो लोग कहते थे कश्मीर से धारा 370-35 से हटा दोगे मोदी जी तो भारत में तो रोज उस दिन आग लगेगी, तोहराम मच जाएगा। कुछ हुआ? हाँ, एक काम हुआ, 20 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर में जाने लगे, कश्मीर कमल की तरह खिल उठा। मेरी मुस्लिम बहन बेटियों के अपमान
हमेशा मेरी मुस्लिम बहन बेटियां अपमान सहती थीं। उनके तलाक जैसे कानून को कोई दुबई में बैठा, कोई सऊदी में बैठा, फोन पे कह देता तलाक तलाक तलाक। क्या मुस्लिम माता बहनों का सम्मान नहीं, उनका दिल नहीं? उस 3 तलाक जैसे कानून लाकर हिंदुस्तान की इस मुस्लिम बहन बेटियों के मान सम्मान देने का काम किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लोग कहते हैं साहब क्या करते हो? करते हैं साहब, क्यों नहीं करते हैं? 80 करोड़ से ज्यादा गरीबी की रेखा में नीचे रहने वाले लोगों को अनाज दिया, तो मोदी ने ये नहीं देखा ये हिंदू की माँ मुसलमान की माँ। 4 करोड़ से ज्यादा हमने माता बहनों को मकान दिए, तो ये नहीं देखा ये सिख की माँ, मुसलमान की माँ, हिंदू की माँ या ये गरीब की माँ। हमने फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे देखे, तो ये नहीं देखा ये गरीब की माँ, ये मुस्लिम मांगा। हमने 5 लाख का आयुष्मान बीमा दिया, तो हमने ये नहीं देखा ये कौन जात का है। हमने व्यापारी को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया, तो हमने लघु उद्योग में रहने वाले कर्मचारी को 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा दिया। उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे 2017 से पहले, आपसे हमसे ज्यादा कौन जान सकता? मेरी माता बहनें बैठी हैं, उनके दिल से पूछिए। रात को 8 बजे भी शहर में निकल नहीं सकती थी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। माता बहनों सुरक्षित नहीं थी। व्यापारी मेरा व्यापार नहीं कर सकता था, उद्यमी उद्योग नहीं डाल सकता था। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, देश विदेश का व्यापारी उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने को तैयार नहीं होता था। सड़कों में गड्ढे हैं, सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, पता नहीं चलता था। 75 जिलों का मेरा सूबा, 5 जिलों में बिजली आती थी, 70 जिले अंधेरे में घुस जाते थे। तो ये काम किसने किया? ये काम किया 880 वर्ष के बाद अगर देश में कोई हिंदुओं का राजा हुआ तो उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। के बाद उसका नाम था 880 वर्ष के पृथ्वीराज चौहान के बाद हिंदुओं का राजा हुआ, उसका नाम नरेंद्र मोदी। देश में प्रदेश में उसका नाम योगी आदित्यनाथ हुआ। उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने कहा जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। इसको आपने देखा 22 अप्रैल को किस प्रकार से भारत के दिल कश्मीर पहलगांव में मेरे 26 सैलानियों के साथ उनका धर्म पूछ के उनको किस प्रकार से मारा गया, नरमहत्या की गई। तो 56 इंची का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री ने 2 दिन बाद बिहार में कहा जो छेड़ेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। इन आतंकवादियों को जमीन दोज करूंगा, तो उन्होंने आतंकवादियों को जमीन दोज किया। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन के अंदर घुस के हमने आतंकवादियों को खत्म किया, आतंकवाद को खात्मे को खत्म किया। तो ये किसने किया? लोग कहते थे साहब भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया। नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी बौद्ध को मानने वाली है, भारतीय जनता पार्टी श्री राम को मानने वाली है, भारतीय जनता पार्टी कृष्ण को मानने वाली है। अब श्री राम का युग नहीं है, अब श्री कृष्ण का युग है। और कृष्ण क्या कहते थे जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ और जब कृष्ण जाने लगे संधि करने के लिए, तो द्रौपदी बोली भगवान कि आप जा रहे हैं, इनसे संधि करने, युद्ध तो अब होगा नहीं। उन्हें तो मुझ पर विश्वास मत कर मेरी बहन, तू दुर्योधन की तरफ देख, मैं कितनी संधि कर लूं, दुर्योधन संधि नहीं होने देगा, युद्ध हो क्या रहेगा। कितना ही अमेरिका बोल ले, कितना ही चाइना बोल ले, परंतु पाकिस्तान की नस्ल अगर और जिन्ना औरंगजेब गौरी की जो नाजायज औलाद है, ये आतंकवादी, ये पाकिस्तान के आतंकवादी जिन्ना औरंगजेब गौरी और बाबर की नाजायज औलादों को कितना समझा लो, ये नहीं मानने वाले, ये नहीं मानने वाले। इनको मानने के लिए अगर चाहिए तो 56 इंची का सीना रखने वाले देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए। लोगों को लगा 8 बजे, कल 8 बजे फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, क्या फिर कोई नई नोटबंदी होने वाली है क्या? लोगों को लगा, पर नहीं साहब, उन्होंने कह दिया अब बात होगी तो पीओके पे होगी, अब बात होगी तो आतंकवाद को खत्म करने पे होगी। ये कोई कह सकता था
तो नरेंद्र मोदी कह सकता था और अमेरिका को भी समझ में आ गया कि मध्यस्थता ऐसे नहीं होती। ये भारत है, ये 140 करोड़ देवतुल्य जनता का भारत है। ये वो भारत है जब भगवान श्री राम ने जन्म लिया, ये भारत है कृष्ण ने जन्म लिया, ये भारत है ये बौद्ध ने जन्म लिया, ये भारत है जिनकी आज जयंती है या नारद मुनि ने जन्म लिया। नारद मुनि को भी प्रणाम करता हूँ, आज उनकी जयंती है, को उनको भी नमन कीजिए। तो मैं इतनी बात कहता हूँ मेरे मित्रों, इस बात कहता हूँ कि जैसा होता है ना, एक घर में 5 बच्चे होते हैं, एक बच्चा IAS निकलता है, एक बच्चा PCS निकलता है, एक बच्चा डॉक्टर इंजीनियर निकलता है, एक बच्चा व्यापारी बनता है, एक किसान बनता है, तो एक बच्चा बिगड़ेल भी निकलता है, एक बच्चा गुंडा निकलता है, एक बच्चा बदमाश निकलता है। तो भारत का 1947 में वो बिगड़ेल गुंडा मवाली बच्चा जिन्ना था, हमने उस बच्चे को अपने भारत से निकाल के पाकिस्तान दे दिया। पर तुझे जिन्ना की नाजायज औलाद आतंकवादी नहीं माने। इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम अगर कोई कर रहा है तो 140 करोड़ देवतुल्य ये मेरे भारत के नागरिकों का भविष्य कर रहा है। मेरे 140 करोड़ देवतुल्य नागरिकों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक अमित शाह है, जब तक राजनाथ सिंह योगी आदित्यनाथ है, ये त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं उनको नहीं बता रहा, मैं राजनाथ सिंह, अमित शाह और मैं योगी और मोदी जी को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं कह रहा। परंतु मैं क्या करूं, त्रिमूर्ति ने वो काम किया, त्रिवेणी ने वो काम कर दिया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की दहलीज पे कहा जाके खड़े हो गए, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तो मैं नहीं कह रहा, उन्होंने करके दिखाया। तो कल 8 बजे उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करा, तो आज पंजाब के बॉर्डर पर जाके सेना के बीच में चले जाने वाला अगर कोई माई का भारत का बेटा है, असली बेटा, वो नरेंद्र मोदी। कल युद्ध की बात और आज अपने सेना के बीच में पंजाब के बॉर्डर पर जाके उनकी हौसला अफजाई करने का काम किया, तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करेंगे, वन राष्ट्र वन चुनाव को आप सहमत हैं? अरे आवाज दीजिए, भी नाश्ते का टाइम है, जलपान कराएंगे। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ऐसे नहीं है जलपान नहीं रखा होगा है? तो ये बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है, देश को जरूरत है वन राष्ट्र वन चुनाव की। देश को और ये जो राजनीतिक दल हैं इनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों में क्या फर्क है? फर्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर भारत में सरकार में आई है तो राष्ट्र को बनाने के लिए आई है। हम लोग आए तो भगवान श्री राम के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए आए हैं। और ये लोग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता और केजरीवाल शेखरीवाल आए हैं तो जिन्ना को माला पहनाने के लिए, औरंगजेब, गौरी और बाबर की नाम जपने के लिए आए हैं। हम औरंगजेब, बाबर, गौरी के नस्ल को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हम श्री राम का गुणगान करने के लिए आए हैं। हम देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता और मेरा 55% मेरा युवा भारत, हम युवाओं के भविष्य को संभालने के लिए आए हैं। हम किसान की खेती को नया मूल्यांकन देने के लिए आए तो हम युवाओं को व्यापार, युवाओं को नया ग्रोथ, युवाओं के भविष्य को संभालने के लिए आए। हम व्यापारी को नई दिशा देने के लिए आए। हम उद्यमी और टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसा उद्यमी नहीं, देश विदेश के उद्यमियों को भारत जैसी मार्केट देने के लिए आए हैं। हम आए हैं भारत को एक नया उज्जवल भविष्य देने के लिए आए हैं। हम आए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए हैं। हम आए हैं भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए हैं। हम आए हैं तो आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। और वो आए थे आपके भविष्य, आपके नौनिहाल के भविष्य को निगलने के लिए आए थे। आपके खून पसीने की कमाई को अपनी तिजोरी में भरने के लिए आए थे। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार में डूबने के लिए आए थे। हम आए हैं तो 140 करोड़ देवतुल्य जनता के प्यार में डूबने के लिए आए हैं। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। अत्यंत विचारोत्तेजक आपका भाषण और हमारे विद्यार्थियों ने बहुत उत्साह से आपके इस अभिभाषण को समृद्ध रूप से सुना और उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। अब मैं
कार्यक्रम के अंत में हम लोग हैं और इस विचार गोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में माननीय कुलपति महोदय को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस विचार गोष्ठी को सारगर्भित निष्कर्ष आप हमें प्रदान करेंगे। माननीय कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल, आपका मंच पर स्वागत है सर। जय हिंद। विनीत शारदा जी को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ और बोलने की आवश्यकता है। और आप लोग इतने चार्ज्ड हैं और यदि मैं इसमें कुछ भी कहूँ तो या तो मुझे इस चार्ज को मेंटेन रखना पड़ेगा, और वो मैं कैसे रखूँ, मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ। वो सुभारती विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये विचार गोष्ठी, जिसमें हम विचार कर रहे हैं एक राष्ट्र एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक निर्वाचन। उसके आज मुख्य वक्ता हमारे आदरणीय विनीत शारदा जी अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ संघ उत्तर प्रदेश के। इसमें विशिष्ट अतिथि की भूमिका में श्री विवेक रस्तोगी जी, जो महानगर अध्यक्ष मेरठ बीजेपी के हैं। हमारे संस्थापक महोदय डॉक्टर अतुल कृष्ण, उनका भाषण मैं सुन नहीं पाया, जो मेरे आने से पहले ही वो बोल चुके थे और उन्होंने बाद में बोलने से मना कर दिया। तो मैं उनका जो संक्षिप्त जो उन्होंने बोला उसको मैं बता नहीं पाऊँगा, बट जो संक्षिप्त हमारे दो वक्ताओं ने बोला उसको बिग संक्षिप्त में बताऊँगा। और ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा एक शिक्षा संस्थान है और शिक्षा संस्थान में हमारे हर तरह के विद्यार्थी हैं, हर वर्ग के विद्यार्थी हैं, हर तरह के हैं, हर विचारधारा के विद्यार्थी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए मैं अपना इसको एक संक्षेप रूप में बात कहूँगा अपनी। तो सबसे पहले तो ये मैं बात विद्यार्थियों से पूछूंगा, क्या वो समझते हैं कि ये विचार गोष्ठी जरूरी है? ये जो हम विचार कर रहे हैं कि भारतवर्ष में एक इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन एक तरह का होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्शन एक बार में होने चाहिए। ये तो आप लोग ऑलरेडी हाथ खड़ा करके बोल चुके हैं सब लोग, जब विनीत शारदा जी ने कहा, और इसमें आप सबकी सहमति है, ऐसा होना चाहिए। ये कंसेंसस एक क्रिएट करने के लिए हम, जो विनीत शारदा जी ने आपको बताया और विवेक ने बताया, वो यही है कि आपके अंदर यदि कहीं कोई प्रश्न चिन्ह हैं इसके बारे में, और वो प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं आपकी विचारधारा के अनुसार, आप किस विचारधारा को प्रभावित हैं, या आप किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं, और यह आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए ये विचार गोष्ठी की गई। और एक राष्ट्र एक निर्वाचन, ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्रेसिव स्टेप है, प्रपोजल है, हमारे सरकार द्वारा लिया गया। उसका कारण बहुत है। अब आप समझिए कि शारदा जी ने कहा कि 51-52 में पहले इलेक्शन हुए थे, वो एक इलेक्शन था। उसके बाद जब स्टेट बनी और स्टेट के इलेक्शंस होने लगे, तो वो भी सब साथ साथ होते थे, स्टेट और हमारे लोकसभा के इलेक्शन साथ साथ होते थे। उसके बाद कुछ परिवर्तन आया हमारी राजनीति में, और उसकी वजह से हमारे कुछ स्टेट असेंबली को प्रीमेच्योरली ब्रेक कर दिया गया, मतलब उनको अपना टर्म पूरा नहीं होने दिया गया। 5 साल का टर्म होता है, 5 साल पूरा टर्म नहीं होने दिया, उनको ब्रेक में ही कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक मैंडेट है कि जैसे ही कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट टूट जाती है तो उन्होंने दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट को निर्वाचित कराना, उसके लेजिस्लेटर्स को और मेंबर्स को इलेक्शन कराना, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमको अपना
एक प्रतिनिधि चुनना का हमारा अधिकार है और वो प्रतिनिधि हम चुनते हैं। अब वो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार पूरे साल में भर चलना चाहिए या एक बार चलना चाहिए, इस पे विचार चल रहा है। हम यदि साल भर इलेक्शन में ही बिजी रहे हैं, पूरा देश, कभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं लोकसभा के इलेक्शन। आप देखते होंगे कि रेडियो पे कहीं न कहीं कभी कहीं कोई एमएलए साहब कुछ हो जाता है या कुछ ही वजह से वो पार्टी बदल देते हैं, तो इलेक्शन फिर दोबारा से हो जाते हैं। तो एक इलेक्शन प्रोसेस हमारी कंटिन्यूअस रहती है हमारे देश में। अब आप देखिए इस इलेक्शन प्रोसेस में यदि आप 19 का जो डेटा है, 60,000 रुपीज़, 60,000 करोड़ रुपीज़ खर्चा हुआ, और वो केवल इलेक्शन प्रोसेस में खर्चा हुआ। उसमें वो खर्चा नहीं है जो कि प्रत्याशी अपनी ओर से खर्चा करते हैं, वो कहीं और ज़्यादा है। 60,000 करोड़ कितनी अमाउंट है एक इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में खर्चा होता है। उसके साथ फिर स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, वो फिर खर्चा होता है। उसके बाद पंचायती राज के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, उसमें खर्चा होता है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, उसमें खर्चा होता है। अब आप इन सब खर्चों को देखिए तो 60,000 यदि वहाँ है तो ये कहीं 80,000 के ऊपर पहुँच जाता होगा खर्चा, 80,000 करोड़ रुपए। अब आप देखिए यदि ये खर्चा हमारा बच जाए तो हम कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे, आज की हमारी कहाँ कहाँ हमें पैसे की ज़रूरत है भारतवर्ष को। जब हम कहते हैं कि हमारा भारत एक विकसित भारत होना चाहिए 2047 तक, तो वो विकसित का मतलब ये नहीं कि हम अचानक अमेरिका के सामने आ जाएं कि हम विकसित हो गए, हमने डिक्लेयर कर दिया हम विकसित हो गए। उसके पैरामीटर्स हैं कि किस किस क्षेत्र में विकसित हुए। आज की क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। हमारा जो क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है अभी भी भारत का 26% है, उत्तर प्रदेश का लगभग 22% है, डेवलप्ड कंट्री का ऑलमोस्ट 90%। अब कितना गैप है इसमें और उसमें, तो क्या हम डेवलप्ड नेशन इतनी जल्दी बन जाएंगे? 90% GRE को हम ले लेंगे? जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में पैसा नहीं खर्च करेंगे, हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पैसा नहीं खर्च करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं लगाएगी, तो कैसे शिक्षा का विकास होगा? नहीं हो सकता है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो कहीं न कहीं से तो पैसा बचना चाहिए। कहाँ से बचेगा? जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं। भाई आपने फौज चलानी है, फौज को तो पैसा देना ही पड़ेगा। आपने अपने पूरा तंत्र चलाना है, उसमें पैसा देना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है। बट जहाँ आप खर्चा बचा सकते हैं उनको आपने यदि चिन्हित किया तो उनमें सबसे बड़ा एक आता है कि इलेक्शन, यहाँ हम पैसा बचा सकते हैं। दूसरी ज़रूरत है हमें सबसे, अभी आपने पिछले दिनों में देखा कि भारतवर्ष की पराक्रम, आर्मी का पराक्रम आपने देखा, और ये पराक्रम खाली वो नहीं था, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पराक्रम था। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी की वजह से और हमारे सेना के पराक्रम और साहस की वजह से हम हर दिन डोमिनेट रहे, और साथ साथ में हम अपना मैंडेटेड टास्क पर फोकस रखे। हमने अपने मैंडेटेड टास्क को थोड़ा सा भी डेविएट नहीं होने दिया। ये हमारी एक महानता है, ये हमारी एक सबसे बड़ी महानता है कि, और महान देश बनने के लिए यही विचार और यही थॉट चाहिए। हम में और हमारे पड़ोसी देश में फ़र्क यही है कि हमने एक महान विचार को और महान संस्कृति को दिखा करके पड़ोसी को एक दिखाया कि इस तरह से भी युद्ध लड़े जा सकते हैं, और साथ साथ में उसको पता लग गया कि भारत कितना आज सक्षम है। और केवल हमारे पड़ोसी देश को नहीं, हमारे विश्व में सारे देशों को आज पता लग गया कि हमारा देश कितना सक्षम है। हमारे देश, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा कि हम भारत में जो
डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, डिफेंस वो बन रहे हैं, उसका एक तरह से परीक्षण हुआ और पूरे वर्ल्ड ने उसको समझा कि आकाश जो हमारी डिफेंस सिस्टम है वो डीआरडीओ का बनाया हुआ है। उसमें डॉक्टर प्रहलाद एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, वो मेन रहे, और उनका कितना बड़ा योगदान है और वो कितनी इफ़ेक्टिव रही। और वो किस लिए पॉसिबल हुआ? क्योंकि डीआरडीओ को फंडिंग शुरू हुई जब कलाम साहब डीआरडीओ के एडवाइज़र थे। उससे पहले डीआरडीओ को इतनी फंडिंग नहीं आती थी। जब डीआरडीओ के एडवाइज़र थे कलाम साहब, तो उन्होंने अपना एक प्रपोज़ल रखा गवर्नमेंट के सामने कि मैं मिसाइल पे काम कर रहा हूँ और यदि आपको आज से 20 साल बाद हिंदुस्तान सक्षम चाहिए तो आपको डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च बढ़ाना होगा और रिसर्च पे ध्यान देना होगा खासकर। तो वो रिसर्च, मैं क्योंकि डीआरडीओ में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से पहले काम होते थे और उसके बाद किस तरह से काम होने लगे, रिसर्च ओरिएंट की तरफ ध्यान दिया जाना। और रिसर्च वो नहीं थी आज से, उस वक़्त से 20 साल पहले की, 20 साल बाद की क्या समस्या आएंगी 20 साल बाद, उसकी रिसर्च की। आज भी डीआरडीओ के सामने, ये सबके सामने यही एक बिंदु है कि हमारा जो रिसर्च होगा वो 10 साल आगे की कल्पना करके कि उस वक्त वॉर सिचुएशन क्या होगी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, किस तरह के वॉर लड़े जाएंगे। बॉर्डर पे कोई वॉर नहीं होगा, सब वॉर इसी तरह से होंगे जो आज आपने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। और इसके लिए चाहिए पैसा, बिना पैसे के आप डेवलप नहीं कर सकते। तो जितना पैसा हमारा डिफेंस बजट में आएगा, अमेरिका सबसे ज़्यादा अपना डिफेंस बजट स्पेंड करता है और आज इसीलिए वो सबसे बड़ा पराक्रमी देश कह सकते हैं या सबसे विकसित देश है, केवल इसके की वजह से कि उसने अपने बजट में सबसे ज़्यादा फोकस किया डिफेंस प्रोडक्शन को। और हमने डिफेंस प्रोडक्शन पे कभी ध्यान नहीं दिया बिकॉज हमारे पास पैसे की कमी रही हमेशा। हम शिक्षा में भी नहीं ध्यान। तीसरा क्षेत्र है हमारा स्वास्थ्य। इसमें हमारे पास में जो एलोकेशन है बजट का वो भी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। तो यहाँ यदि हमें इस सब एरिया में बजट बढ़ाने हैं, अपनी एलोकेशन बढ़ानी है, तो हमें कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? तो इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये एक बहुत बढ़िया उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि ये तभी हमें इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना होगा और अक्रॉस द पार्टी लाइन हमें इसके बारे में सोचना होगा। और जैसे विनीत शारदा जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां इसका अपोजिट करती है। वो इसलिए नहीं अपोज कर रही हैं कि उन्हें सिर्फ अपोज करना है, इसलिए अपोज करती हैं। यदि उनको अकेले में पूछा जाए कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं, वन इलेक्शन वन नेशन की बात, तो वो कहेंगे हाँ सहमत हैं, बहुत अच्छी बात है, एक इलेक्शन होना चाहिए। बट सिंस दे आर इन द अपोजिशन, तो उन्हें अपोज करना है। तो इस धारणा को पब्लिक में आप सब लोग, हम सब लोग और जितने भी युवा हैं, इनके अंदर एक कंसेंसस डेवलप होनी चाहिए कि ये इलेक्शन का जो एक प्रोसेस चला है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई राजनीतिक से एक पार्टी का नहीं है। ये एक समाज के उत्थान के लिए है, देश के उत्थान के लिए, और इसमें सबका हित है, इसे किसी पार्टी का हित नहीं है। तो ये सब हम सब लोग, आप सब लोगों को एक अपने इस विचार को दूसरों तक पहुंचाना है कि ये एक विचार है और इसमें हम सबको अपनी तरफ से एक वॉइस देनी है कि वी ट्रस्ट एंड वी बिलीव वी आर विद वन नेशन वन इलेक्शन। ये जब एक वॉइस जाएगी पूरी जनता से, पूरे समाज से, तो ये जो अपोजिशन पार्टी बैठी हुई हैं जो सोचती हैं ये हमारा बैंक, ये हमारा बैंक, जब देखेंगे कि उनके वोट बैंक से भी ये आवाज़ आ रही है कि वन इलेक्शन और वन नेशन की बात वो भी कर रहे हैं, तो वो भी इसके लिए मजबूर हो जाएंगे और वो इसका समर्थन करेंगे और 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास होना है हमारी लोकसभा से, और ये पास हो जाएगा। इसी के लिए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का आयोजन किया गया था, जिसमें आप सब लोगों को इसके लिए एक एजुकेट करना था, आपको सेंसिटाइज करना था कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट एक केवल पार्टी विशेष का नहीं है, ये सरकार विशेष का नहीं है, ये हम सब लोगों के हित में है। इसलिए हमको इसके बारे में काम करना चाहिए और इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन आगे पहुंचानी है।
अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। अब हम कार्यक्रम के अंत में हैं और सुभारती विश्वविद्यालय की परंपरा के अनुरूप आज के कार्यक्रम की स्मृतियों को स्थायी बनाने के लिए मैं मंच पर माननीय संस्थापक महोदय एवं माननीय कुलपति महोदय को आगे आने का आग्रह कर रही हूँ कि आप आगे आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी को। विवेक जी, आपने कहा अपने संबोधन में कि मैं चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय इस विषय पे बच्चों में एक डिबेट कराए। ये हम डिबेट ऑलरेडी करा चुके हैं एक नेशनल लेवल पे। ये हमारी विश्वविद्यालय और इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ ने इसको ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिया और बड़े लार्ज नंबर पे स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और काफ़ी लोग उसमें भाग लिए थे उसमें। बिल्कुल सही कहा माननीय कुलपति महोदय ने, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्र प्रदर्शनी आदि कई तरह के आयोजन आयोजित किए गए थे। अब मैं आग्रह करती हूँ माननीय संस्थापक महोदय एवं कुलपति महोदय से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सबकी करताल ध्वनि से माननीय का स्वागत, एक बार पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं श्री विवेक रस्तोगी जी को भी मंच पर आगे आने के लिए आग्रह कर रही हूँ। माननीय संस्थापक महोदय एवं माननीय कुलपति महोदय, आपको भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के कार्यक्रम की स्मृतियों को स्थायी बनाने का कार्य करें। बहुत बहुत अभिनंदन एवं आभार आदरणीय आपका। एक धन्यवाद ज्ञापन मैं ही मंच से आप सभी का करना चाहती हूँ। बस 1 मिनट का समय मैं और लूँगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विनीत अग्रवाल शारदा जी हमारे मध्य उपस्थित रहे और अपने बहुमूल्य विचारोत्तेजक विचारों से हमारे इस सभा को संबोधित किया और हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आपने ध्यान केंद्रित किया। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। इसी क्रम में श्री विवेक रस्तोगी जी, आपके भी विचार हमारे लिए और हमारे सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपका भी हृदय से आभार। और माननीय संस्थापक महोदय, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारे सभी कार्यक्रम आयोजित होते हैं और आप जिस तरह से संस्कारित करते हैं विद्यार्थियों को और हम सभी शिक्षकों को भी, उसके लिए आपका भी हृदय से आभार। मैं माननीय कुलपति महोदय का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ और हमारे सभा में मेरे सम्मुख उपस्थित सभी डीन, प्रिंसिपल्स एवं विभागाध्यक्ष सभी का हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रिय विद्यार्थियों का जो पूरे समय बहुत ही अनुशासन में रहकर आपने इन विचारों को सुना, आप सबका भी बहुत आभार। अब मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, वंदे मातरम के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी।